नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज राजस्थान का स्थापना दिवस है और इसको लेकर पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। उत्साह से और धूमधाम से यह उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि जनता का, आम जनता इन प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों नहीं आखिर ले पाती है, क्योंकि ये एक सरकारी महज खानापूर्ति का कार्यक्रम रह गया है और सरकार की ही जिम्मेदारी है कि सरकार इस कार्यक्रम को आयोजित करती है। लेकिन आम जन में अभी भी प्रदेश की स्थापना का यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन उस तरह की रुचि का विषय नहीं बन सका है। इसका क्या कारण है, और साथ ही इसके एक जो मुख्य कारणों में से बात आती है वो ये भी लोग मानते हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिलने से और राजस्थान में भाषाई एकरूपता का जो अभाव है इसकी वजह से भी यह समस्या सामने आती है। आप यदि हमारे पड़ोस में ही गुजरात को देखेंगे, महाराष्ट्र को देखेंगे, तो वहां का एक अलग सा ही आपको उत्साह मिलेगा, एक चैतन्यता मिलेगी, क्योंकि वहां गुजराती और मराठी या कि तेलुगु या कि कन्नड़ या कि तमिल, ये जो भाषाएं हैं ये उन प्रदेशों की एक अलग से पहचान बनाए रखती हैं। राजस्थान में अभी भी आमजन इन उत्सवों से दूर है और केवल पर्यटन विभाग इसकी खानापूर्ति करता है। आज हम इसके ऊपर विशेष बातचीत करेंगे और आज इस विशेष बातचीत में हमारे साथ रहेंगे हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट श्रीमान जगदीश जी शर्मा, साथ ही ख्यातनाम शायर और गीतकार, मंच के बहुत बड़ी शख्सियत लोकेश कुमार सिंह जी साहिल हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे आज हम राजस्थान दिवस के इस मौके पर कुछ रचनाएं सुनेंगे और साथ ही आज के इस कार्यक्रम में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के क्रम में जो लोग लगे हुए हैं उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। वो नाम है पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जोगेश्वर जी गर्ग। वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और हम उनसे जानेंगे कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने का ये जो काम है ये कहां तक पहुंचा है और अब क्या देरी है। और साथ ही राजस्थान के निर्माण को लेकर, राजस्थान का जिस तरह से राजपूताने से राजस्थान बना है और देशी रियासतों को विलीनीकरण करके ये राज्य बनाया गया है, देश का सबसे बड़ा भूभाग वाला ये राज्य किस तरह से बना है, क्या इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, ये हम जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे माधव सिंह जी, सोशल एक्टिविस्ट, जो कि सामाजिक सरोकारों के जानकार हैं और वो जानते हैं कि किस तरह से राजस्थान का पुनर्गठन हुआ है, किस तरह से इसकी एक रूपता बनाई गई है। इसके ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी उठापटक बहुत जबरदस्त चल रही है और वहां अब इमरान खान का जाना तय माना जा रहा है। आज अचानक से पाकिस्तान की आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के जो हुकाम हैं वो इमरान खान के घर पहुंच गए। क्या डेवलपमेंट्स हैं इसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको। और साथ ही पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का यानी ईश निंदा का जिस तरह का घिनौना काम चल रहा है और उसमें एक महिला टीचर किस तरह से भेंट चढ़ी है इस कुकर्म की, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही कार्यक्रम के अंत में चलते चलते में हम आपको वो जानकारी देंगे जिसके चर्चे चल रहे हैं और आगामी दिनों में भी चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। और आज की जो प्रमुख हेडलाइन है उसके तौर पर हम हमारे सभी दर्शकों को यह बता देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को आज एक विशेष तोहफा दिया है। डीए को बढ़ा दिया गया है और अब इससे केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। अब हम हमारे जो पैनलिस्ट उनको भी जोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस हेडलाइंस की डिटेल हम आपको दे देते हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को बेनिफिट होने वाला है, वो इससे लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है और यह फैसला रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यानी पिछली तारीख से इस साल के 1 जनवरी से लागू किया है, जिससे 65 लाख पेंशनधारियों को भी लाभ मिलने वाला है। अब तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 31% डीए मिलता रहा है, अब इसमें 3% की बढ़ोतरी और हो गई है। इस हिसाब से अब केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की दर से तनख्वाह और पेंशन मिला करेगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग भी चल रही थी, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के अंदर इस मसले को रखा और इसके ऊपर मोहर लग चुकी है और अब यह फैसला पूरे देश में लागू हो चुका है। हम आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार के जितने भी यूनियन टेरिटरी के अधीन जितने कर्मचारी आते हैं वो
प्लस दिल्ली में जो केंद्र सरकार के अधीन कर्मचारी हैं वो सब इससे लाभान्वित होने वाले हैं। तो ये आज केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को एक सौगात मिली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और राजस्थान स्थापना दिवस की तरफ चलते हैं और हमारे जो एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं उनको जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट श्रीमान जगदीश शर्मा और साथ ही मंच के बहुत बड़े हस्ताक्षर, बहुत मशहूर शायर, कवि, गीतकार श्रीमान लोकेश कुमार सिंह जी साहिल। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। माधव सिंह जी माधव सिंह जी जुड़े हैं क्या? थोड़ा दूर से शायद पिक्चर। अच्छा, माधव सिंह जी जुड़ गए। नमस्कार। नमस्कार। ओके, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं माधव सिंह जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक सरोकारों के जानकार हैं। तो जगदीश जी, आज राजस्थान स्थापना का ये जो 73वां दिवस है, इसके बारे में हम हमारे दर्शकों को एक पृष्ठभूमि के तौर पर बता देते हैं कि किस तरह से ये चला है। इसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान की स्थापना को आज 73 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 30 मार्च 1949 को ये प्रदेश अपने अस्तित्व में आया है, जिस तरह का प्रदेश आज आपके सामने है। इससे पहले ये देशी रियासतों का प्रदेश रहा है, जिसमें 22 रियासतों को मिलाकर इस प्रदेश की राजपूताना से राजस्थान नामकरण के रूप में स्थापना हुई। इसमें 19 रियासतें जो थी देशी रियासतें, वो बड़ी रियासतें थी और अंग्रेजी हुकूमत के डायरेक्ट अंडर में आने वाली अजमेर और मेरवाड़ा थी, जबकि 2 जो थे वो क्षत्रप की तरह से स्वायत्त छोटी रियासत थी। इस तरह से मिलाकर ये हमारे सामने आज राजस्थान का स्वरूप है, जिसको लेकर हम आप सबको राजस्थान दिवस की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। क्योंकि हमारा ये राजस्थान प्रदेश पूरे देश में एक अलग पहचान रखता है और पर्यटन की दृष्टि से भी पूरी दुनिया में एक सिरमौर की तरह से सामने आता है। इसकी एक और खासियत यह भी है कि ये देश का 7वां पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और 7वां ही वो राज्य भी है जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से माइटी कंट्रीब्यूशन देता है। करीब 10.25 लाख करोड़ रुपए की ये जीडीपी का, इकोनॉमी का प्रदेश है। लेकिन इसके बावजूद इस प्रदेश को अपनी कोई भाषा अभी तक नहीं मिल पाई है। वैदिक सभ्यता का पुरातन इतिहास समेटे हुए ये जो भूभाग है, ये मध्य प्रदेश और ब्रह्मवर्त के रूप में हमारे पुराणों में आता है इसका नाम। और अरब से आए इस्लामिक आक्रांताओं को 300 सालों तक नाखून चने चबाने वाले जो रणबांकुरे थे, वो इसी प्रदेश से आए और उन्होंने 300 सालों तक इस्लामी आक्रांताओं को रोके रखा। और ये वही प्रदेश है जहां महान राजा पृथ्वीराज चौहान हुए। और इसके बाद की यदि हम इतिहास की बात करें तो इसी प्रदेश ने ऐसे ऐसे कारनामे किए जिससे आज भी विदेशी इतिहासकार भी उसको लिखने के लिए मजबूर हैं। इस तरह का ये प्रदेश जो है वो अपने अस्तित्व में 30 मार्च 1949 को आया है। क्या रही है इसकी पृष्ठभूमि, किस तरह से हम कल्चरली एक हैं लेकिन हैं भी नहीं, भाषाई आधार पर देखें तो वैसे तो माना जाता है कि 5 कोस पर पानी और इस तरह की बातें हैं कि 3 कोस पर वाणी बदल जाती है, इस तरह की भी कहावतें हैं। लेकिन इसको यदि एक रूपता के हिसाब से लाया जाए तो फिर प्रदेश में एक भावना बनती है। अभी तक भी हमारे यहां पर भावना अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग ही बनी हुई है। इसको लेकर कुछ करने की जरूरत है, जिसमें भाषा सबसे पहली बात है। हम चलते हैं जगदीश जी के पास। जगदीश जी से पहले जानेंगे कि चूंकि जगदीश जी का अखबारी जगत में बहुत बड़ा नाम है और करीब 4 दशक से संवाददाता से लेकर संपादक तक की भूमिका में रहे हैं और राजस्थान का ये जो पुनर्गठन हुआ एक तरह से राजपूताना के बाद, तो जगदीश जी क्या पाते हैं आप, किस तरह से ये पूरा जो हुआ है परिवर्तन हुआ और किस तरह से उस वक्त जो हमारे नीति नेता थे उन्होंने इस प्रदेश को किस तरह बनाया होगा, क्या क्या समस्याएं आई होंगी, किस तरह से बनाए प्रदेश? देखिए सुभाष जी, आपको राजस्थान दिवस के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं और सारे हमारे दर्शकों को भी राजस्थान दिवस पर बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अब वो जमाना तो नहीं है जहां पर कि जो प्रिंसली रूलर्स होते थे, राजाओं के बीच में आपस में टकराव होता था या उनको मुगल साम्राज्य से लड़ाई करनी पड़ती थी, तो वो स्थिति तो अब नहीं है। लेकिन राजस्थान जो कि हड़प्पा कालीन और स्टोन एज की जमाने से अपनी उपस्थिति को
दुनिया में एस्टेब्लिश करता रहा है, इसने बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, बड़े बड़े युद्ध देखे हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयां देखी हैं, बीमारियां देखी हैं, और न मालूम किस तरह के संघर्ष, जैसे कि अपन वेस्टर्न पश्चिमी क्षेत्र में जाएं तो वह देखा आपने कि इतना बड़ा डेजर्ट, जिसको कि डेजर्ट ऑफ इंडिया का दर्जा प्राप्त है, सबसे बड़ा डेजर्ट हमारे राजस्थान में ही मौजूद है। और ये डेजर्ट ने मालूम नहीं कितनी जाने अपनी गर्मी से, अपने रहन सहन के, अपने वातावरण का जो विशिष्टता है उसकी वजह से ली है। इस सब के बावजूद राजस्थान में जो है सब तरीके की चीजें अवेलेबल हैं, सिवाय कि ये समुद्र के किनारे लगा हुआ या कोई बहुत बड़ा पानी का झरना या जलसा हो, उसके साथ नहीं है। राजस्थान जो है उस काल से चलते चलते मुगलों से टकराते हुए कितनी ही बड़ी बड़ी लड़ाइयां, जिनमें अकबर से लेकर और शेर सूरी तक सारे यहाँ पर अपना कब्जा करने के लिए आए। बहुत सारी बार हम हारे, लेकिन ज्यादातर हमने मुगल शासकों को यहाँ से हरा कर विदा किया। तो बड़ा संघर्ष जो है राजस्थान की जनता ने शुरू से ही सहन किया है और लड़ा है उसको, और लड़कर और अपना अस्तित्व बनाए रखा है, अपना नाम बनाए रखा है। देखिए 1400-1500 के आसपास बड़े जो इतिहासकार हुए हैं, उनमें ज्यादातर अंग्रेजी इतिहासकार, जिनका नाम लेना चाहिए, उन्होंने राजस्थान की इस ताकतवर सरजमी को, जिसको कहना चाहिए, ताकतवर राजाओं के साम्राज्य को एस्टेब्लिश जितने थे उन सबको मिलाकर और ये बात बताई है कि किस तरीके के संघर्षशील लोग यहाँ रहे हैं, जिन्होंने कि अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी उपस्थिति को अलग ढंग से दर्शाया है। और एक जिजीविषा के तहत, चाहे सूखा पड़ा हो, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे जैसा भी मौसम रहा हो, हर प्राकृतिक आपदाएं आई हो, उन सब के बावजूद राजस्थान के जो लोग हैं वो एक अच्छे नागरिक के तौर पर समाज के बीच में हमेशा अपने आप को बनाए रखने में कामयाब रहे। कभी भी उन्होंने मानवता के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मानवता की उपस्थिति को हमेशा स्वीकार किया उन्होंने। और यहाँ चाहे जंगल हो चाहे डेजर्ट हो, दोनों ही स्थितियों में अपनी कुशलता और मानवीय पहलुओं के साथ आगे बढ़े। जैसा कि आपने भी बताया था कि फिर ये करीब 75 साल हमारे देश की आजादी को हुआ है, और राजस्थान की प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर 22 स्टेट्स थी, उनको पहले 19 बनी, फिर उसके बाद 3 को और जोड़ा गया, अजमेर, मारवाड़ा, और इन सबको जोड़कर और ये राजस्थान बना है। और आज इसके राजस्थान राजपूताना से राजस्थान नाम बदलने के साथ इसमें 33 जिले हैं। और जैसा कि आपने बताया कि भूभाग के हिसाब से ये देश में सबसे बड़ा स्टेट है, और पॉपुलेशन के हिसाब से 7th सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है। इसकी इकोनॉमी भी, इसकी बहुत सारी चीजों की वजह से इकोनॉमी चलती है, जिसमें खासकर इसके पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है, कई तरीके के स्टोन्स हैं, और वो पत्थर जो हैं वो भवन बनाने से ले आप राजस्थान को यहाँ के किले और उनकी वजह से भी पहचानते हैं। दर्शनीय स्थल जितने राजस्थान में हैं उतने शायद किसी और प्रांत में नहीं है। इसलिए पर्यटन की दृष्टि से भी गोवा के बाद, गोवा जो बहुत छोटी सी स्टेट है, उसके बाद जो सबसे बड़ा स्टेट है वो राजस्थान है। और सबसे ज्यादा पर्यटक भी गोवा के बाद स्टेट में ही आते हैं, राजस्थान में ही आते हैं देखने के लिए। यहाँ हरियाली है आधे से ज्यादा स्टेट में। और जैसे इंदिरा गांधी नहर बॉर्डर में पश्चिम के बॉर्डर तक पहुंची है, रामगढ़ तक पहुंची है, उससे पश्चिम का जो रेतीला भूभाग है, जहां पर कि पहले पीने के पानी का भी बहुत बड़ा संकट रहता था, वहां पर अब ये सारी समस्याओं से यहाँ के लोगों ने निजात पाई है। यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व में बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने इसको हैंडल किया है, जिसको कहना चाहिए, नहर को वहां तक पहुंचाकर।
डेजर्ट में पानी पहुंचाया, जिससे वहां भी अब हरियाली और सरसब्ज वातावरण बना हुआ है। तो इस राजस्थान में तरह तरह की बातें हैं। जैसा कि आपने कहा, एक ही कमजोरी अब हमको नजर आती है कि हमारे पास कई भाषाओं का मेल है, जिनको भाषा नहीं कहना चाहिए, बोलियों का मेल है, लेकिन हम राजस्थानी भाषा को अभी तक केंद्र से मान्यता नहीं दिलवा पाए हैं। कई दशकों से इसको मान्यता दिलाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की 7वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए संघर्षरत हैं, आंदोलन हो रहे हैं, बहुत सारे स्तर पर राजनीतिक आंदोलनों की भी भूमि बनी है। और केंद्र सरकार एक टाइम पर मान भी गया था, पिछले यूपीए सरकार के टाइम पर, कि राजस्थानी को भी मान्यता देंगे। और हमारे साथ लोग ये जो बताएंगे कि किस तरीके से राजस्थानी साहित्य, भाषा और इनमें निपुणता हमारे पास है। हमारे पास राजस्थानी का शब्दकोश है, बिल्कुल हमारे ठीक कहा पास आपने। राजस्थानी साहित्य की बड़ी भूमिका है। तो इस सब के बावजूद भी राजस्थानी को मान्यता नहीं मिलना हमारे लिए एक चिंता का विषय है और सोच विचार का विषय है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी एक भाषा काम कर रही है, लेकिन राजस्थान में राजस्थानी अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है। हमारे यहाँ पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं चलती हैं, जो कि अलग अलग मेवाड़ मारवाड़ में के हिसाब से सामने आती हैं। राजस्थानी भाषा के तौर पर हमारे यहाँ पर बड़ा विवाद इसलिए है कि जहाँ ईस्टर्न पार्ट जो है ब्रज भाषा से जुड़ा हुआ है, ब्रज की भूमि रही है प्रदेश में, तो मारवाड़ मेवाड़ की अपनी भाषाएं अलग ढंग से चलती हैं और ढूंढाड़ अपनी अपनी खासियत रखती है। जबकि साउथर्न स्टेट जो है वो वांगनी और कोटा वाला जो रीजन है, कोटा झालावाड़ बूंदी वगैरह, ये सारी अपनी अपने ढंग से काम करती है। तो वेरी मैं गुड, ये कहूंगा कि वेरी गुड, सारे अच्छी बात कही। क्या कह रहे हैं? हमारे जो है साथी लोग ये बताएंगे कि किस तरह का साहित्य और किस तरह की समृद्धि हमारे यहाँ पर लेखन वगैरह में, सब चीजों में मौजूद है। वेरी तो गुड, गुड पॉइंट। नहीं, ये बात सही है, आपने सही कहा। और जैसे माँ परिवार को एकजुट रखती है, एक सूत्र उसमें बांधे रखती है, ऐसे ही मायड़ भाषा जो है, मातृभाषा जो है, वो भी एक सूत्र में बांधे रखती है। ये कहीं ना कहीं पिछले 70 साल में 73 साल में कमी रही है, जिसकी वजह से ये वो जो एक सूत्र में होना चाहिए राजस्थान को, महाराणा प्रताप जैसे वीरों की धरती, मालदेव जैसे रणबांकुरों की धरती, राणा सांगा, राणा कुंभा जैसे हमारे रणबांकुरों की धरती, राजा सूरजमल, ये यदि एक युद्ध में एक हो सकते थे, तो फिर ये भाषाई मामले में क्यों नहीं एक हो सकते हैं? जब इतना संघर्ष इन्होंने किया है अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए, तो फिर ये क्या आखिर कमी है कि हम अलग अलग इलाकों में बटे हुए से नजर आते हैं? और जब तक ये मायड़ भाषा का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, जैसे आप गुजरात चले जाएंगे तो गुजरात में भी पहले किसी जमाने में अलग अलग इलाकों में अलग अलग बोलियां रही हैं, लेकिन जैसे वो स्क्रिप्ट में आता है, फिर स्क्रिप्ट बच्चों को पढ़ाई जाती है, तो वो वहां से फिर सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप अंग्रेजी को देख लीजिए, आप यदि ग्रेट ब्रिटेन में जाएंगे, इंग्लैंड में जाएंगे, यूके जिसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, वहां वेल्स में वेल्स बोली जाती है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग स्कॉटिश बोली जाती है। लेकिन जहां स्क्रिप्ट की बात आ जाती है, तो फिर स्क्रिप्ट में अंग्रेजी जो है वो एक रूपता में आती है, और उसी से फिर वो सारा का सारा जुड़ाव महसूस करने लग जाता है आदमी। यहां एक कमजोरी हमारी ये जरूर रही है, पिछले 73 साल में हम वो काम नहीं कर पाए कि सभी इलाकों के प्रतिनिधियों को बुलाकर एक स्क्रिप्ट जो है उसकी तैयार कर ली जाए और उसी को फिर बच्चों को पढ़ाया जाए। और मायड़ भाषा में यदि बच्चे पढ़ेंगे तो जल्दी अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि घर में तो बोली जाती है हमारी भाषा और स्कूल में पढ़ाई जाती है उसको एक फॉरेन लैंग्वेज, एक तरह से उसके लिए तो हिंदी भी फॉरेन लैंग्वेज हो जाती है। तो ये एक बात है जिसको कि अब एड्रेस करने की जरूरत है, और इतने सालों में ये एड्रेस नहीं हो पाया है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं अब कि वो अपनी इस मातृभूमि की जो भाषा है उसको जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। तो यहां एक सुधार ये जरूर होना चाहिए। अब हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं मशहूर कवि, गीतकार, शायर, मंच के बहुत ही प्रसिद्ध नाम श्रीमान लोकेश कुमार सिंह जी साहिल साहब, स्वागत है। नमस्कार सुभाष जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। तो अब हम एक बार माधो सिंह जी के पास चलते हैं। माधो सिंह जी, राजस्थान का ये जो पुनर्गठन है, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि किस तरह की परेशानियां हमारे प्रदेश में आई होंगी उस वक्त में, और किस तरह से इसको एक प्रदेश के रूप में बनाया गया है, ये थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। सभी को नमस्कार। नमस्कार।
इसके बारे में जो भी जानकारी मैं तो इतना ही शेयर कर सकता हूँ कि समस्याएं तो डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त रही है। हम अपने पुरखों से उस जमाने की बातें, जब 40 के बाद 45 के बाद में ये सब यूनिफिकेशन की बातें हो रही थी, और उससे पहले जब कांग्रेस पार्टी के लोग, जैसे मैं एक अनुभव बताता हूँ, बीकानेर में आया करते थे, तो वहां पे किस तरह से हलचल मच जाती थी राजाओं के और उनके सरदारों के बीच में कि उनको कैसे रोका जाए। तो लेकिन वो एक ट्रांजिशनल फेज था, कोई भी अपनी सत्ता या सल्तनत दूसरी तरफ को नहीं दे सकता है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो अंततोगत्वा सिर्फ जोधपुर को छोड़ के जहाँ पे कुछ समस्याएं खड़ी हुई थी, कम से कम राजस्थान की उस स्थिति में, तो बाकी ये सब अच्छी तरह से निपट गया। कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी नहीं हुई। सिर्फ जोधपुर दरबार जो थे उनको कुछ शंकाएं थी, उनके कुछ व्यक्तिगत और कुछ राजनीतिक और कुछ कारण थे जिससे वो पाकिस्तान के साथ शायद जाना चाहते थे, ऐसे उनके प्रभाव थे। तो ये बात जरूर है कि कोई भी राजा थे, उनकी अपनी अपनी सल्तनतें थी, अपने राज थे, अपने अपने अधिकार थे, और उसके नीचे एक सरदारों का एक पूरा पिरामिड था। तो उनके लिए बहुत ही ये दुखद एक समय रहा था, जैसा कि हम सुनते रहे हैं, पढ़ते भी रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि राजस्थान में जैसे महाराजा गंगा सिंह जी है, उन्होंने उस जमाने में जो नहर का काम किया, जिसकी अभी जगदीश जी वैसा बात कर रहे थे कि उसने उस रेगिस्तान को हरा कर दिया, खेती की बातें की, और वहां पे लोगों के बसावट की बात हुई जहाँ की पहले कोई सोच नहीं सकता था। तो एक ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव है कि वो राजा थे, वो फॉरवर्ड लुकिंग थे, उनको मालूम था कि दुनिया में क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से वो नई नई तकनीकें, जैसे रेलवे का डेवलपमेंट है, और जैसे कि नहर को लाना का है, और 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 दूसरी जो सोशल एजुकेशन की बात है, तो ये सारी की सारी चीजें वो अपने हिसाब से हो रही थी और आगे बढ़ के हो रही थी। वो उस समय के राजा तरह से जो भी उनके पास में टैलेंट था, उनकी स्टेट में जो टैलेंट था वो यूटिलाइज कर रहे थे। जैसे मैं तो अपना अनुभव बता सकता हूँ कि हमारे नानोसा जो थे वो 12 क्लर्क और के आए थे लंदन से, और महाराज से मिलने गए, और उन्होंने कहा कि महाराज मैं अंदाता मैं जा रहा हूँ बॉम्बे अपने प्रैक्टिस शुरू करने के लिए। तो महाराज गंगा सिंह जी ने कहा नो यू कांट गो, आई हैव ए जॉब फॉर यू। तो उन्होंने कहा हुक्म क्या जॉब है? तो उन्होंने बताया कि यू हैव टू लुक आफ्टर एजुकेशन। तो उन्होंने कहा वो अंदाता आई एम नॉट एन एजुकेशनिस्ट, आई हैव बीन रीडिंग लॉ, सो आई वांट टू प्रैक्टिस एज ए लॉयर इन बॉम्बे। But he said, no, I don't have anybody else. You don't try to go to Bombay by any means. You just report in Madras and take over the charge of the education. So, एक ये था कि उनकी नजर थी, और उस तरह से फिर एजुकेशन का भी ये सब हुआ। तो राजस्थान में जो यूनिफिकेशन की बातें हैं, जो एक फियर था, जो लूजिंग ऑफ पावर था राजाओं में और ठाकुरों में एक पर्टिकुलर समय में, वो बिल्कुल था। उसके कारण समस्याएं थी, उसके कारण हमने बहुत सारी सुना है कि कैसे कांग्रेस के लोग दिल्ली से आते थे और उनको सूर सड़ में रोक दिया जाता था। और महाराज में एक पता, तो उसको एक छोटी सी बड़ी रोचक कथा सुनाता हूँ कि महाराज गंगा सिंह जी चले गए लंदन, और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री भैरव सिंह जी से कहा कि उन्होंने कहा अंदाता कांग्रेस आ रही है तो कहीं करना है। तो उन्होंने कहा भाई तू देख, मैं तो जा रही हूँ, बस एक बात ध्यान रख ले कि कांग्रेस का पग अपनी धरती पर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कह के महाराज तो चले गए, लेकिन उनको भैरव सिंह जी को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और पुलिस कप्तान रोज आके कहता कि अब 5 दिन रह गए, अब 10 दिन रह गए, हुक्म काहे करना है, कांग्रेस ही आ रही है, काहे करना है। तो महाराज ने भी दुनिया, वो जो भैरव सिंह जी को भी महाराज ही कहा जाता था, उन्होंने सब लोगों से बातचीत की, लेकिन कोई समस्या का समाधान आया नहीं। तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, और उसने
कपोला के साथ आज शाम को आपको हुक्म देना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, कांग्रेसी कसूर आ रहे हैं यहाँ पे। तो उनके पता नहीं कहाँ से मेरे भाई कि उन्होंने यहाँ किया कि भाई कितना कांग्रेसी आवा है कि हुक्म कोई 20-30 है, बिया पतो को नहीं 30-40 भी हो सके। तो उनको एक ब्रेन वेव आई और उन्होंने कहा कि यहाँ करो कि माता माता पुलिस वाला लेर जाओ बटे सूट सड़ मैंने और सारे कांग्रेसिया ने हम गोदी में उठा लियो और बटे डागले पे ले जाके बाने खाओ पियाओ जिमाओ और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, की लागनी नहीं चाहिए, ठोका ठोकी नहीं करनी है, नहीं तो अंग्रेज बटे लंदन मैंने अखबार में छप जासी और मने महाराज जो है ना काट देसी मैंने। तो दैट वाज ए वेरी वेरी सिंपल बट वेरी फनी सॉल्यूशन कि इस तरह से ही हुआ। तो ये एक दृश्य है कि किस तरह से राजाओं में और उनके सरदारों में और उनकी पुलिस में जो ये स्वतंत्रता की तरफ देश बढ़ रहा था और उसकी जो जद्दोजहद थी, जो राजनीतिक परिवर्तन आने वाला था, उसके कारण वो डेफिनेटली बिल्कुल परेशान थे। लेकिन कुल मिला के कोई बहुत बड़ी समस्या हुई नहीं। अंत में जब जोधपुर के महाराज जब पटेल साहब के पास पहुंचे और ऐसा कहा जाता है कि वो पिस्तौल लेके पहुंचे और मेनन को उन्होंने बोला आई विल शूट हिम, बट इवेंचुअली ही एंडेड अप गिफ्टिंग दैट पिस्टल टू मिस्टर पटेल। सो लेकिन फिर भी राजाओं ने बहुत फॉरवर्ड लुकिंग काम किए, चाहे जयपुर का प्लान डेवलपमेंट देख लीजिए या कि बीकानेर का रेलवे और उसका नहर का जो सिस्टम महाराज ने इकट्ठा किया या एजुकेशन वो एक देख लीजिए। तो उस हिसाब से हम अगर किसी गणना करें, कोई तुलना करें कि आज हमको 75 साल बाद कहाँ होना चाहिए था, तो निश्चय ही इसके अंदर जो है वो कमियां तो हैं, लेकिन ये लीडरशिप की विजन की कमियां हैं। तो हम यही आशा कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में ये सही हो। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, आपने बहुत ही अच्छे से बताया और हम हमारे दर्शकों को भी ये बात भी एक बहुत उल्लेखनीय बात है, ये रेखांकित कर देने वाली बात है कि राजस्थान चूंकि अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था, बाकी जैसे सीपी था, सेंट्रल प्रोविंस था, या कि ये जो साउथर्न जितने भी स्टेट्स हैं ये डायरेक्ट कंट्रोल में थे, लेकिन राजस्थान राजपूताना के राजाओं के कंट्रोल में होने के बावजूद, इन राजाओं के पास सेना होने के बावजूद, इनके पास डिफेंस के सारे साधन मौजूद थे, इसके बावजूद एक गोली नहीं चली और सारे राजाओं ने देश की डेमोक्रेसी के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने राजकाज को सौंप दिया। अन्यथा कहीं ना कहीं रिवोल्ट भी हो सकता था। बड़े बड़े राजा थे, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर, इनके पास तो अकूत धन संपदा भी थी, अकूत सेना भी थी, लेकिन महज एक काम के लिए कि देश में लोकतंत्र आ रहा है, जनता का राज आ रहा है, इसके लिए हमें आगे बढ़कर इस नए मॉडल के साथ में चलना है। और सारे राज्य रजवाड़ों ने अपने पैलेसियल सुख सुविधा को भूलकर और अपनी सारी की सारी राज व्यवस्था को भूलकर हमारी जनता के साथ में वो आए, और न केवल आए, बाद में तो उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भी लड़े, जो कि आज तक बदस्तूर जारी है। इसलिए भी हम हमारे ये जो कुछ लेखन करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में भी ये नैरेटिव जो चलाया जाता है कि राजा बड़े क्रूर थे, जनता पर अत्याचार करते थे, ये भी एक फॉल्स नैरेटिव हमें पढ़ाया गया है। इसके बारे में भी हमें जानने समझने की जरूरत है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो जो अभी माधव सिंह जी ने इशारा किया कि कांग्रेस के पास वहां उतनी बड़ी ताकत उस वक्त नहीं थी, राजाओं के पास ज्यादा बड़ी ताकत थी और राजाओं के साथ प्रजा भी थी, लेकिन इसके बावजूद प्रजा के कल्याण के लिए जिस तरह का नक्शा कांग्रेस ने बताया कि डेमोक्रेसी होगी, चुनाव होंगे, जनता के चुने हुए नुमाइंदे आएंगे, सहज स्वीकार हुआ। और जिस भी राजा के साथ सरदार पटेल की बात आई है, तो हम ये भी बता दें कि जब भी कॉन्फ्रेंसेज हुई राजाओं की, इन राजाओं ने सहज रूप से यही कहा कि ठीक है, हम जनता के साथ हैं और जनतांत्रिक प्रक्रिया में हम आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे। और पहले चुनाव में ही इन राजाओं ने भी चुनाव लड़े, देशी रियासतों के जो राजा थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोकेश कुमार सिंह जी। तो साहिल साहब, एक तो राजस्थान दिवस है, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी सुभाष जी। अब हम आपसे भी जानना चाहेंगे, राजस्थान दिवस पर आप चूंकि बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं 30 मार्च के इन प्रोग्राम्स में, तो पहले तो जैसा कि जगदीश जी ने भी इशारा किया कि साहित्य को लेकर और राजस्थानी भाषा को लेकर किस तरह की सोच आप रखते हैं और क्या कमियां रही हैं कि आज तक हमें वो भाषा का तोहफा नहीं मिला है। और एक हम हमारे व्यूअर्स के लिए आपसे ये भी आग्रह करेंगे कि इस पुण्य अवसर पर आप हमें कुछ आपकी रचना भी सुनाएं हमारे दर्शकों को। जी
जरूर सुभाष जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पंडित जगदीश शर्मा ने जो बात की है और आपने भी उसको पूछा कि क्या कमी रही, तो मेरी अपनी समझ के मुताबिक केवल एक कमी रही, पॉलिटिकल विल की कमी। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारी प्रॉपर होती तो मुझे लगता है ये मान्यता वाला मसला कभी का हल हो गया होता। और जगदीश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में ये बहुत नजदीक पहुंच गया था मामला, लेकिन फिर अचानक किन्हीं कारणों से वो रुक गया। लेकिन मैं पूरा भरोसा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि जल्दी ये इशू सॉल्व होगा हमारा, और राजस्थानी भाषा को जो उसका वाजिब हक है वो दिया जाएगा, और मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमारा राजस्थानी का जो साहित्य है, खास करके लिटरेचर की जो मैं बात करने आया हूँ यहाँ, तो वो इतना रिच है कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। और खास करके डिंगल का जो हमारा साहित्य है, चारण साहित्य हमारा जो है, जिस तरीके से लोक में प्रचलित जो चीजें हैं, कई बार तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि उनका रचयिता कौन है, लेकिन वो साहित्यिक रूप से इतनी प्रबल और मजबूत चीजें हैं कि वो कालजयी हैं, वक्त के परे हैं। तो मान्यता वाला प्रश्न तो मेरी निगाह में केवल एक कमजोरी है, पॉलिटिकल विल की कमजोरी। और आज का सिनेरियो अगर बहुत मैं क्रूड लैंग्वेज में बात करूं, तो जिस दिन गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत दोनों चाहेंगे, मान्यता वाला मसला हल हो जाएगा। सवाल केवल ये आ रहा है कि ये साफा किसके माथे बंधे, क्योंकि चीजें बहुत आगे जा चुकी हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही वो कुछ ना कुछ रास्ता निकलना चाहिए। अब दूसरी बात जो माधव सिंह जी कह रहे थे और आपने भी उसको आगे बढ़ाया, वहां सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल सही कहा सुभाष जी इस बात को, कि हमारे सिनेमा ने, हमारे साहित्य के कुछ पोर्शन ने और हमारे कुछ वामपंथी मित्रों ने इस तरीके से चित्रित किया है चीजों को कि राजा का मतलब है सामंत और सामंत का मतलब है शोषण और अत्याचार। जो फ्यूडल सिस्टम था उसको इस तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है कि वो केवल अत्याचार करते थे, वो केवल शोषण करते थे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग बड़े प्रजापालक लोग थे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिना एक गोली चले रियासतों का विलीनीकरण हो गया भारत में। और ये भी आपने ठीक कहा कि उन लोगों ने डेमोक्रेटिक सिस्टम में भाग भी लिया, चुनाव भी लड़े। मैं अपनी समझ से जो एक कमी उसमें मुझे लगती है वो ये है कि वो सब लोग अलग अलग समय पे आए राजनीति में। आप नोटिस करेंगे इस बात को कि अगर वो सारे लोग एक साथ आए होते, खास करके बड़ी रियासतें जो थी हमारी, तो शायद ये पावर का बैलेंस कुछ और होता। क्योंकि आपको याद होगा, जैसे गायत्री देवी जी अपन जयपुर का एग्जाम्पल लें, वो 3 बार लोकसभा में गई और हैंड्स डाउन जीती थी। इसी तरीके से अलग अलग रियासतों के लोग थे। तो कांग्रेस की तमाम लोकप्रियता और वर्चस्व के बावजूद कम से कम राजस्थान में जो हमारे राजा लोग थे वो इतने प्रजापालक थे कि वो जब खड़े होते थे चुनाव में तो अच्छे भले आदमी की जीतने की स्थिति नहीं बनती थी। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल कोई डर था उनका या आतंक था, ऐसा नहीं था, उनका प्रेम था। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर हमारे भैरव सिंह जी शेखावत साहब, तो आपको याद होगा कि वो 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक बार गंगानगर से और बाली से। और गंगानगर तो खैर वो हार ही गए। और आपको ताज्जुब होगा, बाली वाले उनको चुनाव में 3 दिन मैं भी रहा था, तो वो चुनाव भी इतना टफ हो गया था। लेकिन जैसे ही महाराज गज सिंह जी और रानी साहिबा हेमलता जी वो 2 दिन के लिए बाली पधारे और उनके आने से पूरी इक्वेशन चेंज हो गई और भैरव सिंह जी आराम से उस चुनाव को जीत पाए। तो ये किसी डर या आतंक से नहीं था, वो प्रजा में उनकी लोकप्रियता। आज भी मारवाड़ में जो मारवाड़ के लोग हैं वो जानते हैं कि गज सिंह जी को आज भी वहां बाप जी कहा जाता है। और वो बहुत मतलब मन से कहा जाता है, केवल मुंह दिखाने के लिए नहीं कहा जाता। तो हमारे राजा पर्याप्त बुद्धिमान थे, उन्होंने उस परिवर्तन को भांप लिया था कि आजादी के बाद जो चेंजेस आने हैं उसमें पार्टिसिपेट वो करते थे और बहुत अच्छे तरीके से किया भी उन्होंने। बस यही कमी मेरे को लगती है कि वो सब लोग अगर एक साथ आए होते और एक साथ एक फोर्स के रूप में होते तो शायद सिनेरियो कुछ और होता। गुड पॉइंट। अब वो जो बात है कि वो प्रिवी पर्स जो उनको वादे किए गए थे फिर वो बाद में वो भी छीन लिए गए, तो मेरी निगाह में वो आज भी एक डिबेटेबल प्रश्न है। मुझे लगता है कि वो गलत था। भारत सरकार का एक वादा था राजाओं और नवाबों से, और उनकी इज्जत आबरू और मान सम्मान के हिसाब से वो था। लेकिन शायद वो समाजवाद आ रहा था और
चीजों को दूसरे तरीके के रास्ते पे जाना था, तो शायद वो सब भी खत्म होना था। तो ये बहुत सारी बातें हैं। मैं राष्ट्रस्थान दिवस की शुभकामनाएं तमाम दर्शकों को अर्पित करता हूं। और जैसा आपने आदेश किया सुभाष जी, मैं जी, एक कविता है जो मैंने राष्ट्रस्थान दिवस पे लिखी थी। एक बार वो मैं रोक रहा हूं आपको, एक मिनट रुकिए, आप होल्ड योर थॉट्स। जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए श्रीमान जोगेश्वर जी गर्ग, जो कि स्वयं एक साहित्यकार भी हैं और कवि भी हैं, शायर भी हैं। और स्वागत है जोगेश्वर जी। और साथ ही नमस्कार। नमस्कार। और साथ ही राजस्थानी भाषा के संघर्ष में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो आज हम उनसे भी जानेंगे कि राजस्थानी भाषा को लेकर ये जो हमारा संघर्ष है, ये आखिर क्यों अभी तक कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ रहा है। और लोकेश जी से कुछ हम सुने, इससे पहले जोगेश्वर जी से हम जानेंगे कि वो अभी जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अभी हाल ही में आप लोगों ने भी एक कैंपेन चलाया है राजस्थानी भाषा को मान्यता के लिए, तो कहां तक पहुंची है बात। अब तो चूंकि आप ही की सरकार है केंद्र में, तो जोगेश्वर जी, राजस्थान दिवस की आपको शुभकामनाएं हैं। जी, आवाज आ रही है ठीक से? बिल्कुल ठीक आवाज आ रही, लाउड एंड क्लियर। ओके। सबसे पहले तो आपके सारे श्रोताओं को और सारे इस टीम को राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं। और हम एक स्टेट के रूप में, एक प्रदेश के रूप में, स्वतंत्र भारत के प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए, हमारे लिए गौरव की बात है। और यदि लोकेश कुमार सिंह साहब कविता पढ़ने जा रहे थे और आपने उनको रोक के मुझे बीच में डाला है, तो ये बहुत गलत किया आपने। कविता इसलिए कि राजस्थानी भाषा को लेकर पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि संघर्ष कहां तक पहुंचा, फिर कविता तो उसी में है ना, कविता इसलिए। राजस्थानी पे नहीं आने वाली, मुझे पता है। जी खैर, राजस्थानी का ऐसा है कि जब देश आजाद हुआ तो देश की भाषा क्या हो, इस पर विचार हुआ। सारे नेताओं ने भी, विद्वानों ने भी सोचा और तय किया कि हिंदी को राज्य भाषा होना चाहिए पूरे देश की। उसमें उस समय के प्रशासन, गवर्नर या जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी रहे होंगे, उनकी तरफ से ये शर्त डाल दी गई कि देश के कम से कम आधे प्रांत अपने आप को हिंदी भाषी घोषित करेंगे तो हिंदी राजभाषा हो सकती है। इस शर्त को पूरा करने में सारे नेता लोग जुट गए, सारे विद्वान लोग जुट गए, और कुछ कमी पड़ रही थी तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जयपुर पधारे और उस समय के हमारे राज प्रमुख, उस समय के हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि हिंदी का प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रश्न है, तो हमको ये शर्त पूरी करना जरूरी है और इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो उस समय के मुख्यमंत्री और राज प्रमुख जो भी थे, उन्होंने निर्णय कर लिया और बिना जनता की राय जाने उन्होंने मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पास कर दिया, राजस्थान हिंदी भाषी राज्य है। जबकि उस समय की परिस्थितियां देखें तो मेरे ख्याल से 1-2% से ज्यादा आबादी राजस्थान की हिंदी भाषी नहीं रही होगी। लेकिन खैर, हिंदी के पक्ष में ये एक अच्छा निर्णय हुआ। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। हिंदी को एक जो आत्मसम्मान मिलना चाहिए था, जो सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए था, वो मिल गया। उसके लिए तो बिल्कुल मुझे अफसोस नहीं है, मुझे खुशी है, गर्व है मुझे। और राजस्थान के कारण वो मिला स्थान, इसलिए और भी ज्यादा गर्व है। लेकिन उस समय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन दिल्ली लौटते समय ये वादा करके गए थे कि राजस्थानी के सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। वो आज तक रखा नहीं गया। अब हम तो पन्नादाय के परंपरा के वंशज हैं, तो हमने तो हमारी भाषा को एक तरफ पटक के और हिंदी भाषा का मान बढ़ा लिया। लेकिन हिंदी को और अन्य लोगों को, राजनेताओं को भी, विद्वानों को भी जो राजस्थानी को मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इतना जरूर किया उन्होंने कि केंद्रीय साहित्य अकादमी का एक पुरस्कार राजस्थानी के उस किसी पुस्तक पर मिलता है हर साल। तो जो लोग पूछते हैं कि कौन सी राजस्थानी, तो उनसे मैं यही कहता हूँ कि जिस राजस्थानी को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कृत कर रही है, मैं उस राजस्थानी की बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये प्रश्न हो गया। इसमें भी हमारे साथ धोखा हो गया। जैसे अभी साहिल साहब कह रहे थे कि प्रीवी पर्स का वादा था और वादा तोड़ दिया गया, प्रीवी पर्स छीन लिया गया। तो वैसे हमको भी सम्मान देने का वादा था और हमारा सम्मान छीन लिया गया और अब तक हमको लौटाया नहीं गया।
ये मेरा प्रश्न है। और ये कोई आज से कोई मैं नहीं लड़ रहा हूं, मैं जिस दिन पहली बार विधानसभा की सीढ़ी था उस दिन से लड़ रहा हूं। पहली बार शपथ लेने के लिए जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने लिखित में उस समय के प्रोटेम स्पीकर थे वो पूनम चंद बिश्नोई साहब, स्वर्गीय पूनम चंद बिश्नोई, उनको मैंने लिखित में दिया था कि मैं राजस्थान में शपथ लेना चाहता हूं। और जब मैं शपथ लेने के खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि शपथ लीजिए। मैंने कहा राजधानी का प्रोफार्मा दो मुझे। तो प्रश्न खड़ा हो गया कि दिया जाए कि नहीं दिया जाए, है कि नहीं है, राजधानी में शपथ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। 10-15 मिनट इस सारे में गहमा-गहमी रही। मैं खड़ा रहा माइक के सामने और स्पीकर निर्णय करने के बारे में प्रक्रिया कर रहे थे। कभी सेक्रेटरी को पूछ रहे थे, कभी पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे। ज्यादा देर लगती लगी तो मैंने भैरव सिंह जी शेखावत ने मुझे पीछे से कहा, ले ले हिंदी में, छोड़ दे, आजा, क्यों टाइम खराब कर रहा है। तो लेकिन मैंने उसको भी अनसुना किया और मैं खड़ा रहा। और आखिर में पूनम चंद जी बिश्नोई जैसे राजस्थानी के धुरंधर समर्थक, घोर समर्थक के मुंह से यह निर्णय निकला कि मैं राजस्थानी में शपथ नहीं ले सकता। और उसके बाद से चौथी बार विधानसभा में हूं। हर बार मैं ये मांग करता हूं और अब तो मेरे साथ साथ 20 लोग ये मांग करने लग गए। लिखित में देते हैं लेकिन हर बार हमको असुविधा होती है। यहां मैं ये बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, छत्तीसगढ़ में इसी साल ये बघेल साहब ने ये प्रयोग किया है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ली है, जबकि छत्तीसगढ़ी संविधान की अनुसूची में नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा को मान्यता दे दी अपने स्टेट में। झारखंड में 8 भाषाओं को उन्होंने राजकाज की भाषा बना रखा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। कोंकणी जो गोवा की राजभाषा है वो 8वीं अनुसूची में बाद में आई और गोवा की राजभाषा पहले बनी। वहां भी हुआ ऐसा। बहुत ऐसे और उदाहरण दे सकता हूं मैं। बाकी सब जगह हो सकता है, तो आपका लेकिन राजस्थान के नेताओं का आपका इशारा ये हुआ है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट इसको मान्यता दे सकती है? कर सकती है। मैंने सारे रास्ते बता दिए उनको, मैंने उनको सारे तरीके बता दिए। झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने, गोवा ने और भी हरियाणा ने, इन सब लोगों ने अपना राजभाषा एक्ट को बनाया या उसमें संशोधन किया और हिंदी के साथ साथ उसमें अन्य भाषाओं को जोड़ा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा सुभाष जी, हरियाणा में हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने हरियाणा की राजकाज की भाषाओं में तमिल को जोड़ा। क्या लेना देना तमिल का हरियाणा से, लेकिन है स्टिल इट इज ऑन रिकॉर्ड, स्टिल आज भी है वो। हरियाणा के राजभाषा कानून के अनुसार तमिल में भी हरियाणा का राजकाज किया जा सकता है। वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हुड्डा साहब से कमजोर नहीं है गहलोत साहब, और राजस्थानी के समर्थक भी प्रबल है वो, पर क्यों उनका जिगर नहीं खोल रहा भगवान जाने। पर स्थिति यह है कि राजस्थानी के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हिंदी से कोई विरोध नहीं है हमारा, हिंदी से कोई लड़ाई नहीं है। राजस्थान का जो राजभाषा एक्ट है 1956 का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, उसमें हिंदी एकमात्र शब्द लिखा हुआ है। मैंने निवेदन किया उसमें संशोधन करिए, राजस्थानी को जोड़ लीजिए, यदि ज्यादा झगड़ा है ब्रज को भी जोड़ लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन करिए। पर वो नहीं कर पाए। वो समझ में सबको आ रही है, लेकिन डर लग रहा है कहीं ये बोलियों के नाम पर लड़ाई नहीं होगा, दंगा फसाद नहीं हो जाए, झगड़े खड़े नहीं हो जाए, हाडोती, ढूंढाड़ी, बागड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, इसके नाम पे कोई झगड़े नहीं हो जाए, इससे वो डर रहे हैं। मैं कह रहा हूं डर रहे तो 2-4 नाम और डाल दो, लेकिन करो, कुछ तो करो। एक उसकी और एक वोकेबलरी बनाई जा सकती है जिसमें कि सभी ये जो रीजनल हमारी बोलियां हैं इनके शब्द उसमें जोड़े जा सकते हैं। वो तो बच्चा जब पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि वो सुभाष जी भाषाविद ये कहते हैं कि जिस भाषा की जितनी ज्यादा बोलियां होती है वो उतनी समृद्ध भाषा मानी जाती है। और शायद दुनिया में एकमात्र राजस्थानी ऐसी भाषा है जिसकी 73 बोलियां, 73, और उसको उसकी कमजोरी बनाया जा रहा है और कह रहे एक रूपता नहीं है। जालोर की बोली अलग है, सिरोही की बोली अलग है, पाली की अलग है। होता है, हर भाषा में होता है। ये सिर्फ राजस्थानी को क्यों पनिश कर रहे हैं आप? हिंदी में अलग अलग नहीं है क्या? पंजाबी में नहीं है क्या? पंजाब की, उत्तर पंजाब की पंजाबी अलग होगी, दक्षिण पंजाब की अलग होगी। नागपुर की मराठी पूना वालों को समझ में नहीं आती। सौराष्ट्री राजकोट की गुजराती
महसाणा वालों को समझ में नहीं आती, महसाणा के सूरत वालों को समझ में नहीं आती। हर भाषा में ये होता है, राजस्थानी में होता है तो आश्चर्य क्या है। अंग्रेजी में है, इंग्लैंड कितना सा देश है, उत्तर इंग्लैंड और दक्षिण इंग्लैंड की भाषा में, बोली में, उच्चारण में बहुत बड़ा फर्क है। नहीं समझ पाते वो, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। वो तो ये सब वही जगह है, चर्चा, वो चर्चा आप जो ये कह भाषा रहे हैं भी वो तरह बिल्कुल सब सही जगह है। होता है। यस राजनेता यस, कह रहे हैं ये कमजोरी है हमारी, वो एक उसकी ये है हमारा वोकैबुलरी बन राजनीति। जाती है। आज जैसे ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उसमें उनके यहाँ सर अंग्रेजी में भी। पृष्ठों में, जी सुभाष जी जी 7,700 पृष्ठों में डॉक्टर सीताराम लालस पीएचडी होल्डर थे, उन्होंने राजस्थानी का शब्दकोश बनाया जो 11 खंडों में पढ़ा है, अलमारियों की शोभा बन रहा है। राजस्थानी का व्याकरण 20 विद्वानों ने लिख दिया, पढ़ा है, अलमारियों की शोभा बढ़ा रहा है, सब कुछ है। अमीर इस लालदास जी सीताराम जी लालस साहब के शब्दकोश को अभी इसी साल 2021 में शायद डिजिटलाइज किया है, और वो डिजिटलाइज कर जो किया है उसको अपलोड करने का, गूगल पे अपलोड करने का काम उस अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी ने किया है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने, अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में राजधानी पढ़ाई जाती है, नेपाल में राजधानी मान्यता प्राप्त है, अमेरिका के कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है राजधानी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, बस मान्यता नहीं है, पढ़ाई ये जा रही बहुत है, अब यहाँ दुखद, भी ये यूनिवर्सिटी में दुखद पढ़ाई बात जा है। रही और है, और भी जैसे पढ़ाई लोकेश जी ने भी कहा कि ये राजनीतिक जो हमारी इच्छा शक्ति है। जी जी जगदीश जी क्या कह रहे हैं? वही वही जी कमजोर, वही कमजोर है। इसमें सुभाष जी, इसमें जो संकट है वो व्याकरण को लेकर है, हम्म भाषा शब्दावली को लेकर नहीं है। उस भाषा की व्याकरण जो है वो एस्टेब्लिश व्याकरण नहीं है, ये कहकर इसको इनकार किया जाता है। जो जो भाषाएं मान्यता प्राप्त है, और आपने जब भी जोगेश्वर जी ने बताया कि कई सारे देश ने अपने लेवल पर मान्यता दे रखी है, किसी ने चैलेंज नहीं किया, वरना वो मान्यता हो नहीं सकती, क्योंकि भाषा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा जब तक केंद्र से मान्यता नहीं मिलेगी, आप अपने तय कोई भी भाषा नहीं बना सकते। ये मुद्दा बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अब हम आज के। जगदीश जी एक मिनट जी जगदीश, जी सुभाष जी एक मिनट। हाँ जी बताइए। गोवा और जिन जिन के मैंने नाम लिए उन सब लोगों ने अपने एक्ट बनाए हैं, और एक्ट में प्रोविजन किया है कि ये हमारे स्टेट की राजभाषा है, बाकी दुनिया से मतलब नहीं है उनको, खुद के स्टेट से मतलब उनको, अपने स्टेट में तो करिए, बाकी भारत सरकार जब करेगी तब करेगी, देखेंगे, अपने स्टेट में ये तो बात करिए। आपने और बताई। मैं इसलिए इसको बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं सर, कि भाषा संस्कृति का वाहन होती है, वाहक होती है। जब भाषा गायब हो जाती है तो धीरे धीरे वो संस्कृति भी विलुप्त हो जाती है। यस बिल्कुल सही इसलिए कहा। बहुत दुखद एक बात है, ये ये उसको बात सही समझना है, चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं खैर, आप। एक राजस्थान दिवस में एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, फिर जी कविता सुनेंगे लोकेश जी साहब की। जी 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 राजस्थान दिवस 30 मार्च को क्यों मनाते? जी 30 मार्च है इसलिए राजस्थान की स्थापना नहीं हुई थी। राजस्थान की स्थापना का मुहूर्त निकलवाया गया था उस समय के राज प्रमुख के द्वारा, और वो मुहूर्त था चैत्र शुक्ला प्रतिपदा का, वर्ष प्रतिपदा। चैत्र जो 2 शुक्ला अप्रैल को है। एकम के दिन राजस्थान की स्थापना हुई थी। हमको हमारी परंपरा के अनुसार चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन राजस्थान दिवस मनाना चाहिए। संयोग से उस दिन 30 मार्च था, वो हमारे गले पड़ गई और हमारी तो वो तारीख निकल गई। ये भी एक प्रश्न है। ये चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और ये हमारी सत्य है, कल्चर की जो सत्य हमारी है, वो संस्कृति रिकॉर्ड की है। रूट, और ये रूट हमारी जो रूट है, वो उस समय तो लोगों को देखिए आप कितने वो विचारशील लोग थे और कितने दूरदृष्टा थे कि हमारी जो कल्चर है उसकी जो तारीख है विधि विधान वो से स्थापना हुई हमारी, वो विधि विधान आज भी होना चाहिए। लेकिन हम तो हमारी दूसरी तरफ चल पड़े हैं, और सेकुलर और डेमोक्रेसी के नाम पर हम जिस तरह का खेल हमारी संस्कृति के साथ कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। और इसके ऊपर वाकई गौर करने वाली बात है। ये 2 अप्रैल को पड़ेगा इस बार नया वर्ष हमारा, जो सनातनी संवत है वो 2 अप्रैल को है, चैत्र नववर्ष। तो अब हम इस प्रोग्राम के इस पार्ट का अब हम समापन करेंगे लोकेश जी साहिल साहब की रचना से। जी जी जोगेश्वर जी, आपको भी मेरा नमस्कार। आप थोड़ा देर से जुड़े, और ये जो व्याकरण वाली बात हो रही थी उसमें मैं जोड़ दूं कि रामकरण जी आसोपा जो हैं, जो थे मतलब, उन्होंने व्याकरण बनाया था इसका, लेकिन वो हमारे प्रांत के ही कुछ दूसरे हिस्सों ने उसका भारी विरोध किया,
लेकिन वो व्याकरण है अभी, वो लालच जी का काम तो खैर सब जानते ही हैं हम लोग। खैर वो मुझे लगता है सुभाष जी को इस पे एक अलग प्रोग्राम रखना चाहिए, राजस्थानी भाषा और उसकी मान्यता को लेकर के, बिल्कुल बिल्कुल और ज्यादा रखेंगे, डिटेल में इस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, ये बात सही कह रहे हैं आप। अब क्योंकि समय की पाबंदी है, और जी, एक कविता है, मेरी पुरानी कविता है जो मैंने राजस्थान दिवस पे लिखी थी, तो उसकी कुछ पंक्तियां मैं आप लोगों के सामने सुनाता हूं। स्वागत है। कि पगड़ी पानीदार मुकुट है तपते रेगिस्तान का, पगड़ी पानीदार मुकुट है तपते रेगिस्तान का, आओ सुन ले हम अब किस्सा अपने राजस्थान का। जितनी भी हमने पिछले आधे घंटे में बात की है, मैं कोशिश करूंगा कि इस कविता में सारी बातें एड्रेस हो जाएं। कि कई रियासत थी जिनको एक प्रांत बनाना भारी था, कई रियासत थी जिनको एक प्रांत बनाना भारी था, राज प्रमुख हो कौन प्रश्न ये बना हुआ एक आरी था, देश पड़ोसी हिंदू मुस्लिम की करता तैयारी था। ये जोधपुर और बीकानेर का जो इश्यू था, तो जोधपुर वालों ने एक बड़ी अजीब सी बात की थी कि अगर बीकानेर यहां रहेगा तो हम पाकिस्तान में जाएंगे। देखिए ईगो की किस तरह की प्रॉब्लम होती थी कि देश पड़ोसी हिंदू मुस्लिम की करता तैयारी था, और मत्स्य राजपूताना के इस बदले रूप विधान का, आओ सुन ले हम अब किस्सा अपने राजस्थान का। इस षड्यंत्रों की विष बेलों को इसने बढ़ते देखा है, राजाओं को लोकतंत्र के पहन मुखौटे देखा है, कुर्सी की खातिर संतों का भाव बिगड़ते देखा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो लोग राजनीति को फॉलो कर रहे हैं इस प्रांत की, वो जानेंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। कि कुर्सी की खातिर संतों का भाव बिगड़ते देखा है, गीत दम्भ ने गाया अपनी आन बान और शान का, आओ सुन ले हम अब किस्सा अपने राजस्थान का। थोड़ा सा और एक टर्न दे रहा हूं कविता को। कि मुख्यमंत्री इस सूबे ने कैसे कैसे झेले हैं, कुछ तो छैले अलबेले थे, कुछ ने किए झमेले हैं। मुख्यमंत्री इस सूबे ने कैसे कैसे झेले हैं, कुछ तो छैले अलबेले थे, कुछ ने किए झमेले हैं। वैसे तो सभी कहते हैं गांधी बाबा के चेले हैं, सत्ता पाकर काम करें पर केवल खुद कल्याण का, आओ सुन ले हम अब किस्सा अपने राजस्थान का। और इस धरती का जर्रा जर्रा मीरा के संग नाचा है, इस धरती का जर्रा जर्रा मीरा के संग नाचा है, इस धरती ने महाराणा के भाले का कद जांचा है, इस धरती ने पन्ना के उस अमर त्याग को बांचा है, इस धरती ने लिखा रक्त से गीत सदा बलिदान का, आओ सुन ले हम अब किस्सा अपने राजस्थान का। और जलते धोरों में खिलते हैं पत्थर में भी फूल यहाँ, जलते धोरों में खिलते हैं पत्थर में भी फूल यहाँ, ऐसे गढ़ और किले महल हैं दुनिया भर में और कहाँ। एक बात ये जोड़ता चलूं कि आपको राजस्थान के एक एक नगर एक एक शहर में जो ये 5-5, 6-6 गढ़ किले मिलते हैं, मुझे कोई संकोच नहीं है ये बात कहने में, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये उस दौर का मनरेगा है। ये अकाल यस पड़ता था हमारे प्रांत यस, में, राजा लोग अनाज के बदले काम कराते थे, और ये मनरेगा का बहुत बेहतर स्वरूप था वो जो हमारे राजाओं ने अडॉप्ट किया था। कि जलते दौरों में खिलते हैं पत्थर में भी फूल यहाँ, ऐसे गढ़ और किले महल हैं दुनिया भर में और कहाँ, भारत माता को अर्पित है सबसे ज्यादा शीश जहां, ये प्रतीक है भारत माँ के अनमोले अभिमान का, आओ सुन ले अब हम किस्सा अपने राजस्थान का। यहाँ शक्ति ने और भक्ति ने, राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि शक्ति और भक्ति दोनों का प्रदेश है। यहाँ शक्ति ने और भक्ति ने नए नए प्रतिमान लिखे, यहाँ शक्ति ने और भक्ति ने नए नए प्रतिमान लिखे, राजतंत्र और लोकतंत्र भी जहां गठन में साथ दिखे। जो बात अभी सुभाष जी कह रहे थे वही बात है कि राजतंत्र और लोकतंत्र भी जहां गठन में साथ दिखे, जहां अभावों में रहकर भी कभी नहीं ईमान बिके, पेड़ों तक को मिला है दर्जा जहां एक इंसान का। यस, आप वेरी होंगे गुड, मेरा संग यस कि यस, पेड़ों तक को मिला है दर्जा जहां एक इंसान का, वेरी गुड, आओ सुन ले हम किस्सा अपने राजस्थान का। और अंतिम है इस कविता का कि यहाँ तिरंगा सबसे ज्यादा लिपट देह से आया है, यहाँ तिरंगा सबसे ज्यादा बहुत अच्छे, लिपट देह से आया बहुत है, अच्छे,
बहुत अच्छे। केसरिया बालम को जिसने अपने देश बुलाया है। यहाँ अभी जगदीश जी बात कर रहे थे टूरिज्म की, कि यहाँ तिरंगा सबसे ज्यादा लिपट देश से आया है। केसरिया बालम को जिसने अपने देश बुलाया है, तन मन धन से इस धरती ने जनगण मन को गाया है। तन मन धन से इस धरती ने जनगण मन को गाया है। हर माथे पर शौर्य प्रेम से तिलक लगा सम्मान का। आओ सुन ले हम किस्सा अपने राजस्थान का। बहुत अच्छा, वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। शुक्रिया आप दोस्तों का। आज बहुत जबरदस्त तरीके से आपने सब चीजों को इसमें समाहित किया है। तो आपने सुना राजस्थान दिवस के इस विशेष अवसर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे मशहूर कवि, शायर, गीतकार लोकेश कुमार सिंह जी साहिल और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट श्रीमान जगदीश जी शर्मा और सोशल एक्टिविस्ट श्रीमान माधव सिंह जी, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता श्रीमान जोगेश्वर जी गर्ग। राजस्थान दिवस के ऊपर ये विशेष परिचर्चा हमने रखी थी। हम हमारे सभी जो गेस्ट हैं, एस्टीम्ड गेस्ट हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको जो मुख्य चीज है, आज जो बहुत जबरदस्त घटना चक्र चल रहा है पाकिस्तान में, उसकी एक ताजा अपडेट दे देते हैं और चलते चलते में हम आपको जो चर्चा में है विषय, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इस्लामाबाद में जो जिस तरह का पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है इस वक्त और सियासी घमासान तेज हो चुका है, ऐसे में इमरान खान का जाना अब लगता है कुर्सी छोड़ने का वक्त आ गया है। और लगता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का आखिरी ओवर समाप्त होने वाला है। इमरान खान की पीटीआई से अलायंस से जुड़ी हुई एमक्यूएम जहां गठजोड़ से अलग होकर विपक्षी खेमे में जा पहुंची है, वहीं इमरान के 2 मंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं। इस तरह कल संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर हिट विकेट होने की बजाय संभवतः इमरान खान हो सकता है इस्तीफा दे दें। इमरान खान देश को संबोधित करने वाले थे, लेकिन आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के यानी कि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ कमर जावेद बाजवा और आईएसआई के चीफ अचानक उनके घर धमक गए। इसकी वजह से फिर ये संबोधन जो था इमरान खान का, ये टाल दिया गया। और इमरान खान का यह भी कहना है कि आज के विपक्ष के जो काले कारनामे हैं, वो कच्चा चिट्ठा एक सीक्रेट लेटर के जरिए वो सिक्योरिटी काउंसिल को देंगे, जो दे चुके हैं वो। और सिक्योरिटी काउंसिल को जो लेटर उन्होंने दिया है, उसमें इमरान खान का यह दावा है कि विदेशी ताकतों की तरफ से उनकी सरकार को गिराया जा रहा है। हालांकि इस पत्र में क्या था वो अभी तक सामने नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स पे तो यह बताया जा रहा है कि इमरान खान ने कोई अंदेशा जाहिर किया है, जिससे यह लगता है कि कुछ विदेशी ताकतें जो हैं वो उनकी कुर्सी को बेदखल करना चाहती हैं। और इसी तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से। एमक्यूएम के जो गठबंधन की बात हमने आपको बताई, उसको छोड़ देने से इमरान खान सरकार के पास अब केवल 164 सांसद रह गए हैं, क्योंकि 7 सांसदों वाली एमक्यूएम ने अपना जो पलड़ा है वो बदल लिया है। और जबकि विपक्षी पार्टियों का दावा है कि उनके पास 177 सांसद हैं। इस तरह से अब इमरान खान की सरकार का बचना मुश्किल है, क्योंकि वहां बहुमत के लिए 172 सांसद होने चाहिए। आज दिन भर चली राजनीतिक उठापटक के बीच इमरान खान ने अपने सांसदों से यह भी कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर कोई शिरकत न करें वो, और उनसे दूर रहें और वोटिंग के दिन असेंबली की बैठक में शामिल भी ना हो। उधर होम मिनिस्टर शेख रशीद ने आज एक बार फिर कहा है कि इमरान खान को फिर से चुनाव में जाना चाहिए। जून में बजट पेश करने के बाद यह मिड टर्म पोल का प्लान कर लेना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने आज मांग की है कि बुधवार को संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान उस कथित सीक्रेट लेटर को साझा करें, जिससे पता चल सके कि कौन सी विदेशी साजिश का वो जिक्र कर रहे हैं। जिस सीक्रेट लेटर की बात हमने आपको बताई, वो इमरान खान बार बार कह रहे थे कि आर्मी एस्टैब्लिशमेंट से मीटिंग के बाद वो लेटर साझा करेंगे। ये अभी तक की खबरों में बताया जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को उन्होंने ये पत्र दिखाया है, जिसमें उनकी कुर्सी पलटने का दावा है। पहले पाकिस्तान से खबर आई कि इमरान खान आज शाम 7:30 बजे देश को संबोधित करने वाले थे, लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी सेना के मुखिया कमर जावेद बाजवा और आईएसआई के चीफ नदीम अंजुम अचानक इमरान खान के घर पहुंचे। इसके बाद इस संबोधन को टाल दिया गया। इसके पहले सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले संयुक्त विपक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कल मोशन पर शाम 4 बजे से बहस शुरू होनी है। इस तरह की उठापटक के बीच पाकिस्तान में जो गहमागहमी है, राजकाज चल नहीं रहा है। ऐसे में कट्टरपंथी ताकतें पूरी तरह से हावी हैं और जो ब्लास्फेमी के मामले वहां आए दिन आते रहते हैं,
वो अब वापस से हो रहे हैं। आज की यदि हम ताजा बात करें तो इस घटना में एक महिला टीचर को महज इसलिए मार डाला गया कि टीचर की 12 साल की एक स्टूडेंट ने सपने में अपने इस टीचर को ईश निंदा करते हुए यानी ब्लास्फेमी करते हुए देखा, और यह सपना उसने अपने जो अन्य टीचर्स थी उनको साझा किया, और इसके बाद इस टीचर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान इलाके की है। इसमें हैरानी की बात यह है कि हत्या की शिकार महिला मुस्लिम है और महज एक सपने के आधार पर उसे मार डाला गया। आपको याद होगा कि पिछले दिनों श्रीलंकाई नागरिक प्रियंथा कुमार को भी इसी तरह जिंदा जलाकर मार डाला गया था। ईश निंदा, जिसे इस्लाम में कुफ्र का आरोप माना जाता है, और कुफ्र की सजा मौत है, जिसमें कोई भी खुद को सच्चा मुसलमान बताकर सजा दे सकता है। इस तरह का हाल पाकिस्तान का, हमारे पड़ोसी देश का चल रहा है। अब हमेशा की तरह चलते चलते में हम आपको वो जानकारी दे रहे हैं जो आ रही है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की हुकूमत के ऊपर जबरिया कब्जा करके बैठी हुई तालिबान हुकूमत ने आज फिर से बहुत ही पुरानी शरिया की स्क्रिप्ट वापस से लिखी है, और इस स्क्रिप्ट के तहत एक फरमान जारी हुआ है। इस फरमान में अब अफगानिस्तान के सभी सरकारी कर्मचारियों को दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया गया है, और साथ ही महिलाओं को किसी भी हवाई यात्रा पर जाने के समय अपने किसी पुरुष रिश्तेदार को साथ रखना जरूरी होगा। अफगानिस्तान की जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनके सभी पायलट्स को निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी महिला अकेली विमान में यात्रा न कर सके। और पुरुषों के लिए जो फरमान जारी हुआ है वो सोमवार से लागू भी कर दिया गया है। सोमवार को जैसे ही वहां के सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यालयों में पहुंचे, उन्हें उनकी पोशाक और उनकी दाढ़ी चेक की गई। जिनके दाढ़ी नहीं थी उनको वापस रवाना कर दिया गया है। और शरिया कानून के मुताबिक इस फरमान में यह भी बताया गया है कि जो ड्रेस कोड होगा वो कुर्ता और पाजामा का होगा, जो कि अफगानिस्तान में शरिया का जो निजाम है उसके अनुसार ही होगा, यानी कि ढीला कुर्ता और छोटा पाजामा, और दाढ़ी अनिवार्य कर दी गई है। इस तरह का ये तालिबानी जो फरमान है वो अफगानिस्तान की जनता और वहां की महिलाओं को किस तरह से प्रताड़ित करने वाला है, यह आप खुद समझ सकते हैं। आपने आज का हमारा कार्यक्रम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।